चैप्टर 2 ज्यादा कीमती इसलिए है कि चैप्टर 2 में रेपिटेशन बहुत ज्यादा है और बच्चे अक्सर चैप्टर 2 को करते हुए पैनिक करते हैं कि यार हम किस मुसीबत में फंस गए। चूंकि चैप्टर 2 को शुरू करें ना तो चैप्टर 2 खत्म नहीं होता। सर मेरे साथ चलिए, मैं इस पे वर्किंग की है कि इंशाल्लाह आपके लिए वो आसान बना दो। सर जी चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट डेटा गवर्नेंस। सर गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस क्या होती है? सर बेसिकली चलाना। गवर्नर कौन होता है या गवर्नमेंट क्या होती है? जो मुल्क चलाती है वो गवर्नमेंट होती है। इसी तरह ही डेटा गवर्नेंस बेसिकली डेटा को चलाना, डेटा को गवर्न करना, डेटा के इंतजामात को देखना। तो बुनियादी तौर पे जिस तरह घर के सारे मामलात में हमारी वालदा गवर्न कर रही होती, उन्हें पता है कौन सा मसाला, किचन की कौन सी आइटम, घर की कौन सी नुक्कड़ में क्या खराबी है, ये सारा सिस्टम वो चला रही है। तो गवर्नेंस उनकी होती है। और सर समझ आ रहा है? तो गवर्नेंस यानी कौन इंतजामात चला रहा है, कौन हैंडल कर रहा है। सर डेटा गवर्नेंस है कि डेटा एक कीमती चीज है, इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, चलाना है, लेके चलना है। ये जो बंदे की ये जिम्मेदारी है, ये जो डिपार्टमेंट होता है पूरा, वो बेसिकली डेटा मैनेजमेंट और डेटा गवर्न कर रहा होता है, उसे डेटा गवर्नेंस कहते हैं। पुराने दौरों में डेटा मौजूद होता था, डेटा की अहमियत कोई मानता नहीं था, तो डेटा गवर्नेंस को भी कुछ नहीं समझते थे। लेकिन आज के दौर में डेटा गवर्नेंस एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है और डेटा के वाले से वो कहते हैं देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सा बंदा डेटा को संभालेगा, कौन सा डेटा इकट्ठा करेगा, कौन सा बंदा डेटा को संभालेगा, कौन सा बंदा डेटा को लेके चलेगा और कौन सा बंदा डेटा की मैनेजमेंट का जिम्मेदार होगा। ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। ये क्लियर होती हैं इस वजह से कि डेटा का पूरा निजाम बनाया गया है और उस निजाम को डेटा गवर्नेंस कहते हैं। सर समझ आ गया? तो बुनियादी तौर पे डेटा गवर्नेंस ये है। हम ये बात करते हैं, हमारे फॉर एग्जांपल एसबीआई में फाइल सिस्टम रहा है। पहले फ्रंट ऑफिसर आपसे फॉर्म फिल कराते हैं, फॉर्म फिल होने के बाद कोई भी बच्चा है तो कैसे डेटा को ढूंढेंगे? ये सारा डेटा हम एक्सेल पर ले जाते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो एक पूरा डिपार्टमेंट है जो डेटा को बाकायदा आपसे फॉर्म फिल कराएगा, आपकी एंट्री करेगा, उसके बाद सिस्टम में इसको एंटर करेगा ताकि डेटा अवेलेबल रहे। ये पूरा एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, कितने स्टूडेंट आए और कितने गए। और ये तो छोटा है, एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम डेटा का तो ये भी है जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर। इसकी एग्जांपल देते हैं, ये आपको ज्यादा इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगी। सर जी डेटा गवर्नेंस को फॉर्मली कैसे डिफाइन करने लगा हूं? सर जी हर स्टेप पर डेटा लाइफ साइकिल के हर स्टेप पर, यानी डेटा क्रिएट होता है, डेटा प्रोसेस होता है, डेटा यूज होता है, डेटा आर्काइव करते हैं, डेटा डिस्पोज होता है। ये पूरा लाइफ साइकिल है, डेटा के पैदा होने से लेकर डेटा के मरने तक। हर स्टेप पर जो लोग, जो प्रोसेस और जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उसको डेटा गवर्नेंस कहते हैं। क्या मतलब? सर मतलब सुनना ध्यान से। सर जी ये सामने भाई कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कैमरामैन है, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा है, कैमरे का कोई मॉडल होगा, कोई नंबर होगा। सर ये सबसे पहले डेटा क्रिएट इस तरह हो रहा है, उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है। सर ये कार्ड में डेटा स्टोर होता है, ऊपर जाता है, सिस्टम में लगता है, कार्ड से सिस्टम में आता है, उससे एडिटिंग होती है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए एडिटिंग हो रही है। तो टेक्नोलॉजी मेनली वो टूल है जिसके जरिए प्रोसेस किया जा रहा है।
प्रोसेस एडिटिंग का है, वो टूल या टेक्नोलॉजी जिससे वो प्रोसेस किया जा रहा है वो फिल्मोरा है फॉर एग्जांपल, या कैपकट है, और वो लोग जो ये कर रहे हैं ये 3 चीजों को देख। उसके बाद ये डाटा अपलोड हो गया, स्टूडेंट के पास आ गया, स्टूडेंट व्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पोर्टल से कर रहे हैं, मीडिया प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर से व्यू कर रहे हैं, सेशन खत्म हो गया। जब पिछला सेशन खत्म हुआ है तो हमने अपने डाटा को क्या किया है, उसको कंप्रेस करके अपने पास संभाल लिया है, आर्काइव बना लिया। आर्काइव बनाने के बाद अगला स्टेप है, जब 3 साल पुराना हो जाता है डाटा तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। 3 साल पुराने डाटा को डिलीट कर देते हैं। सर ये डाटा गवर्नेंस के हवाले से प्रॉपर हर लेवल पर, हर स्टेज पर कौन सा बंदा, कौन से लोग, कौन सा प्रोसेसर, कौन से टूल या टेक्नोलॉजी को यूज करना है, इस सारी चीजों को मैनेज करना डाटा गवर्नेंस है। उसका समझ आया भाई? घर में पैसा कहां से आना है, कहां पर लगना है, कितना किस किस जगह से आना है और कितना किस किस जगह पर लगना है, ये सारी जिम्मेदारी अब्बा जी की होती। सर वो गवर्न कर रहे हैं। हमारे सूबे में कितना पैसा आना है और कितना पैसा खर्च होना है, ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, जिसको पंजाब गवर्नमेंट सीएम इसकी जिम्मेदार होती। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये गवर्नेंस है। इसी तरह डाटा से रिलेटेड जो गवर्नेंस है उसकी सारी स्टोरी मैंने सुना दी, इसको डाटा गवर्नेंस कहते हैं। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि असल में डाटा गवर्नेंस है क्या? और यस और नो? सर पहले तो ये बात समझनी जरूरी है, जिसके बाद चैप्टर की इब्तिदा होनी चाहिए कि भैया ये सारा कुछ आप कर भले क्यों रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपका डाटा एक्यूरेट रहे, सिक्योर रहे, कंसिस्टेंट रहे, काबिल एतमाद रहे और मुकम्मल रहे। ये वाला डाटा जो हमारे पास है, अगर कोई बंदा इसको छेड़छाड़ करे, इसमें से दरमियान से कोई चीज डिलीट कर दे, कोई फाइल डिलीट कर दे, कोई बंदा वो जिस सर्वर पे ये डाटा पड़ा हुआ है उसको ही तोड़ दे फॉर एग्जांपल, तो सर ये सारे फैक्टर्स डाटा की गवर्नेंस के वजह से डाटा को कंट्रोल करना है पूरा, और डाटा इंश्योर करना है कि डाटा हमारे बच्चों तक सही पहुंचे, टाइमली पहुंचे, जो डाटा पहुंच रहा है वो उसकी वॉइस भी ठीक हो, उसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी ठीक हो। ये सारी चीजें करना किसकी जिम्मेदारी है? डाटा गवर्नर की जिम्मेदारी है, जिसने डाटा गवर्नेंस करनी है। सर बेसिकली डाटा गवर्नेंस का मकसद क्या होता है? रिस्क जो है डाटा से रिलेटेड उसको क्या किया जाए? मिनिमाइज किया जाए। सर आपने डाटा से रिलेटेड रूल्स बनाए होते हैं, कुछ तो रूल्स ऐसे होते हैं ना जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, कुछ आपके इंटरनल भी होते हैं। सर हमें गवर्नमेंट ने नहीं कहा हुआ कि आपने जिस दिन लेक्चर कराना है उसी दिन ही शाम को आपने अपलोड भी करना, लेकिन ये हमारा अपना इंटरनल रूल है, हम उसको फॉलो करते हैं। सर लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, कोई ऐसा डाटा से रिलेटेड, वो कहते हैं लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस जरूरी है, कोई ऐसा काम ना करें जिससे लॉ की वायलेशन हो जाए, ये वाली चीज देखना भी डाटा गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। सर इंप्रूव कम्युनिकेशन, सर जी जब ये डाटा टाइमली सब लोगों तक पहुंच जाता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है। डाटा की वैल्यू तब है जब वो टाइमली अवेलेबल हो और सब लोगों को अवेलेबल हो, तो इससे वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो जाती है। सर जो डाटा मैनेजमेंट करने से डाटा एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामात आसान हो जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल रहती है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा अवेलेबल होता है, डाटा को मॉनिटर किया जा रहा होता है, डाटा पर बातचीत की जा रही होती है, तो हम उसी बेस पर फैसले लेते हैं। जब ज़्यादा बेहतर डाटा अवेलेबल होता है और उस बेस पर फैसले लिए जाते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर तक चल पाती है। इसी को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म सस्टेन रहती है। अच्छा जनाब, डाटा गवर्नेंस के कंपोनेंट्स की बात करूं मैं तो सबसे पहले आ गया
डेटा का मालिक कौन है और डेटा का रखवाला कौन है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। सर जी अली इमरान ये लेक्चर डिलीवर कर रहा है, ये जो वीडियो बन रही है इसकी ओनरशिप लेट्स से अली इमरान के पास है या एसबीआई के पास है, और इसका रखवाला कौन है, आईटी डिपार्टमेंट वाले इसको महफूज रखेंगे। सर एक मालिक है और एक रखवाला है। डेटा ओनर डेटा का मालिक है, उसके पास राइट्स हैं, उसके पास कंट्रोल है, वो डिसाइड करेगा डेटा को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, और ये हाई लेवल का बंदा है। जबकि डेटा स्टूवर्ड कौन है, जिसने डेटा की रखवाली करनी है और मेक श्योर करना है कि डेटा एक्यूरेट हो और अवेलेबल हो, मेक श्योर करेगा कि डेटा करेक्ट हो। और ये डे टू डे ऑपरेशंस में डेटा लेवल जो डेटा ऑनर होता है वो स्ट्रेटेजिक और डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है लॉन्ग टर्म, और डेटा स्टूवर्ड जो होता है ये ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहा होता है। सर जी पॉलिसीज असूल क्या है, प्रोसीजर अमल दरामद कैसे करना है। डेटा पॉलिसी क्या होती है, असूल क्या है, प्रोसीजर अमल दरामद कैसे करना है। मिसाल के तौर पे हमने ये बात कही है, हमने असूल ये बनाया है कि हर रोज लेक्चर जिस दिन हम क्लास करेंगे रिकॉर्ड होगा उसी दिन अपलोड होगा। ये क्या बनाई है, पॉलिसी बनाई है। प्रोसीजर क्या है, सुनना ध्यान से। प्रोसीजर ये है, मिस्टर ए रिकॉर्डिंग करेगा, मिस्टर बी जैसे ही रिकॉर्डिंग के बाद क्लास फ्री होगी मिस्टर बी उसको एडिटिंग करेगा, मिस्टर सी उसको अपलोड करेगा, मिस्टर डी अपलोड करने के बाद चेक करेगा कि क्या डाटा चेक हो गया। ये जो एक असूल बनाया कि ये काम करना है, ठीक हो गया। प्रोसीजर क्या है, तरीकेकार। पॉलिसी क्या है, असूल। असूल यह है कि रोज का रोज अपलोड होगा। तरीकेकार क्या है, ए कुछ काम करेगा, कुछ बी करेगा, कुछ सी करेगा और कुछ डी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये डिफरेंस है। पॉलिसी कानून है, गाइडलाइन है। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किसने क्या क्या काम करना है वो है। सर जी तीसरे नंबर पे क्वालिटी मैनेजमेंट। डेटा की क्वालिटी तब बेहतर समझी जाएगी जब डेटा एक्यूरेट होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंप्लीट होगा और टाइमली अवेलेबल होगा। सर डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी का क्या मतलब है, डेटा सिक्योर हो। डेटा कब सिक्योर होगा, जब तीन तरह के कंट्रोल लगाए जाएंगे। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है, कल से हमने इंशाल्लाह रिस्क की बात करनी है, इस पर बड़ी डिटेल से बात करनी है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि डेटा कोई अनऑथराइज बंदा तब्दील ना कर दे, डिलीट ना कर दे, व्यू ना कर ले। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये डेटा सिक्योरिटी है। देख ना ले, अगर देखेगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। तब्दील ना कर दे, अनऑथराइज बंदा उस डेटा को तब्दील ना कर दे। उसमें टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं, एनक्रिप्शन, फायरवॉल और एक्सेस कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं, प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए कि किस बंदे के पास राइट है डाटा को एक्सेस करने का और कितना है। और फिजिकल कंट्रोल होते हैं, सर्वर रूम जहां पर डाटा पड़ा हुआ है वहां पर कैमरा भी लगे हुए हो, वहां पर डोर लॉक भी हो, और वहां पर सिर्फ वही लोग अंदर जाएं जो राइट रखते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है डाटा को देखने की और हैंडल करने की। तो भाई ये सारी चीजें डाटा सिक्योरिटी की है। डाटा सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास आगे भी एक टॉपिक है इसी का ही, डाटा सिक्योरिटी। डाटा स्टोरेज आ गया, बहुत आगे करके मेरा ख्याल है यूनिट नंबर बताइएगा। सर डाटा सिक्योरिटी यह है कि कोई अनऑथराइज बंदा हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके, देख ना सके, तब्दीली ना कर सके, ऐसे डाटा पर अटैक करे कि हमारे लिए वो डाटा काबिल इस्तेमाल ना हो, ऐसे डाटा पर अटैक करे कि वो डाटा ही डिलीट हो जाए, ऐसे डाटा पर अटैक करे कि डाटा को मॉडिफाई कर दे। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जी
डाटा सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? डाटा को एनकोड कर दो, डाटा को एनकोड किया जाए कि दूसरा बंदा इसको पढ़ ना सके। सर जी, आप जब लॉगिन डालते हैं तो आपके सामने लिखा था ali.imran.144, लेकिन जब आप पासवर्ड डालते हैं तो डॉट्स आते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो डॉट्स होते हैं ये एनकोडेड फॉर्म में होते हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। ये आपको तो पता है कि आप क्या लिख रहे हो, लेकिन साथ वाला देख कर नहीं भी जान सकता कि ये क्या है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। इसका मकसद ये होता है कि दूसरा बंदा देख भी ले तो उसे पता ना चले कि क्या है। आपका दोस्त आपके साथ कहते हैं नहीं यार मैं भी एटीएम चलता हूं, आप उससे पासवर्ड लिखें सामने स्क्रीन पर तो डॉट आएंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि वो डाटा दूसरा देख भी ले तो समझ ना सके। वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता, वो साइफर टेक्स्ट में होता है, अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। सर जी, इसको एनक्रिप्ट करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, जैसे AES 256 चैप्टर नंबर 15 में बड़ी डिटेल में एनक्रिप्शन। MFA क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सर जी, मैं ATM गया पैसे निकलवाने, गलती से कार्ड ही घर भूल गया। उसने क्या किया? उसने कहा कि कोई बात नहीं, थंब इंप्रेशन भी दिया, मुझसे लिया, मुझे पूछा अपना पासवर्ड भी बोलो, मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिखा, पासवर्ड भी था, थंब इंप्रेशन भी था। उसने कहा आपके मोबाइल पे एक OTP आया वो डालो, मैंने वो भी डाला। तो यार मेरा पॉइंट समझा? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 तरीकों से उसने मुझे ऑथेंटिकेट किया। सर ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं ये भी ऑथेंटिकेशन होती है, लेकिन मल्टी फैक्टर होती है जब 3 तरीकों, 2 से ज्यादा तरीकों से कीजिए। एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है, मल्टी फैक्टर इससे ज्यादा। फायरवॉल क्या होता है भाई? सर फायरवॉल क्या होता है? सर जी, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि भाई बाहर जहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है ना, ये यहाँ पर हमने एक बंदा बिठाया है जिसका टास्क है कि वो ये देखे कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिसने मुंह छुपाया हुआ है और उसके पास कोई गन है, या कोई बंदा गन लेके अंदर आ रहा है, या किसी ने मुंह छुपाया हुआ है और बैग लेके भाग के अंदर आ रहा है। इस तरह के अजनबी को रोकता है वो बंदा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इंट्रूडर कहते हैं ऐसे बंदे को, अजनबी को। चैप्टर 15 में तो फिर वही बात है, बताना है। अभी सिर्फ ये बता दूं कि ये वाला बंदा जो गेटवे पर मौजूद होता है, ऐसी जगह पर मौजूद होता है जहां से इन आउट होना होता है, वहां पर मौजूद होता है और हर डाटा को देखता है कि ये डाटा सिस्टम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और सेट रूल के मुताबिक जो डाटा ठीक नहीं है उसको रोक भी देता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल बुनियादी तौर पे क्या करता है? फायरवॉल ऐसा टूल है जिसके जरिए हम डाटा को, हर आते और जाते डाटा को मॉनिटर करते हैं और फिल्टर करते हैं कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी ना इदारे में हो जाए, कोई बंदा इदारे में आके फायरिंग ना कर दे, बाय दी बंदा रोक दे। वो जो बंदा बिठाया हुआ है जो उसको देखता और रोकता है, वो ऐसे ही है जैसे फायरवॉल होता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसके बाद आ गया एंड पॉइंट सिक्योरिटी। सर जी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिंग डिवाइसेस दैट एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल डाटा सच एज लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स थ्रू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस एनक्रिप्शन। सर जी, जो आपका आखिरी पॉइंट है जहां पर डाटा आता है उसे कहते हैं एंड पॉइंट। सर जी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी के मुराद है कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका सिस्टम, वहां पर डाटा, उस पॉइंट पर डाटा पर जो अटैक है उसको रोका जा सके, इसे एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहते हैं। डाटा प्रिवेंशन, डाटा लॉस प्रिवेंशन है, लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। सर जी, एक लफ्ज होता है इनफिल्ट्रेशन और एक लफ्ज होता है एक्सफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? डाटा का अंदर आना। एक्सफिल्ट्रेशन क्या होता है? डाटा का बाहर जाना। सर जी,
ये डाटा की एक्सफिल्ट्रेशन, अगर एक बंदा है वो बहुत ज्यादा डाटा बाहर भेज रहा है, बहुत ज्यादा डाटा ईमेल के जरिए आपके सिस्टम से निकाल रहा है, तो सर वो एक परेशानी वाली बात है भाई, ये हमारे इदारे का डाटा तो नहीं किसी को सप्लाई कर रहा। सर जी वो कहता है डाटा लॉस प्रिवेंशन को रोका जाता है टूल्स के जरिए, कि कितना डाटा इन हुआ है सिस्टम से, कितना निकल रहा है उसको देखा जाता है। और सेंसिटिव डाटा ना बाहर से, कोई डाटा बाहर से अंदर आएंगे तो उसको भी चेक किया जाएगा, कुछ सिस्टम से बाहर जाएगा तो उसको भी चेक किया जाएगा। और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि जनाब ये मोबाइल निकाल के देख लें, अभी फेसबुक का बटन दबाएं फेसबुक चलेगी, लेकिन अभी जैज कैश दबाएं वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। क्यों? जैज कैश, मिजान बैंक या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी ऐप होगी, उसका आर्किटेक्चर होता है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर समझते हैं? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मतलब होता है जब भी लॉगिन करेंगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। सर जी ये डाटा सिक्योरिटी की बात थी, मैंने आपके साथ कर दी, डाटा सिक्योरिटी की बात आपके साथ कर दी। सर जी नए जो इमर्जिंग थ्रेट्स है उसमें रैंसमवेयर है, इनसाइडर अटैक है, एआई पावर्ड अटैक्स है। ये तीनों बातें हमने इंशाल्लाह कल ही चैप्टर 14 में पढ़ लेनी है। इसके साथ मार्क कर लें चैप्टर 14। डाटा स्टूवर्डशिप, ये मैंने आपको अभी बता दिया, एक डाटा ऑनर और एक डाटा स्टूवर्ड है। डाटा स्टूवर्ड डाटा का रखवाला है और इसका काम है पॉलिसी को एनफोर्स कराना, अगर कोई इशू आया तो उसको रिजॉल्व कराना, लोगों की ट्रेनिंग और अवेयरनेस और मेटा डाटा मैनेजमेंट। अब यहां पर एक अगला टॉपिक आता है, मेटा डाटा क्या है? सर दिस इज द डाटा अबाउट द डाटा। सर जी डाटा अबाउट द डाटा, ये मेटा डाटा है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पिच करता हूं। सर जी कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है, यहां पे 2,30,000 किताबें हैं और यहां पर एक कैटलॉग है जहां पर पता, जिससे पता चलता है कि कौन सी किताब कहां पर पड़ी हुई है, किस ऑथर ने लिखी है, कब लिखी है, कौन सा पब्लिशर है। ये जो एक कैटलॉग है जो उस पूरी किताब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये मेटा डाटा है। सर जी जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो अगला मसला ये आता है कि आपको ये तो पता चले कि कौन सा डाटा कहां पे पड़ा हुआ है। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मेटा डाटा, जो डाटा अबाउट द डाटा के बारे में बताए। सर जी आपने ये मेटा डाटा है। सर जी मेटा डाटा बुनियादी तौर पे क्या करता है? ये बताता है डाटा अबाउट द डाटा है, डाटा के बारे में बताता है। दिस इज मेटा डाटा। सर जी मेटा डाटा भी 3 तरह का होता है। एक डाटा क्या बताता है? कंटेंट क्या है इसके अंदर। एक मेटा डाटा क्या बताता है कि ये डाटा ऑर्गेनाइज किस तरह, किस तरतीब में रखा हुआ है। एक मेटा डाटा क्या बताता है कि कौन सा बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, परमिशन किसको है इस्तेमाल करने की, कब बना और कितने अरसे का हमारे पास है। सर मेटा डाटा से डाटा को ढूंढना आसान हो जाता है, आसान अल्फाज। मेटा डाटा की मदद से डाटा को ढूंढना आसान हो जाता है। सर ये मेटा डाटा की बात भी कर ली, जरा छोटी सी बात ये भी कर लेंगे, पाकिस्तान में डाटा से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। सर जी एक तो बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो रूल्स एंड डाटा से रिलेटेड, वो किसने बताए? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बताए? SCCP ने। पर्सनल लेवल के बारे में जो कानून है वो कौन सा है? पीका एक्ट। अगर कोई बंदा आपसे पूछे बगैर वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे भी डाल देता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। किस कानून के तहत? पीका एक्ट के तहत। उसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। और ये जो जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जैज कैश, इजी पैसा या ऑनलाइन, उसके हवाले से भी कानून है जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस।
सर ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, 2 बातें और बताता हूं। चलाओ यार, थोड़ा सा ये पहले बता दो। डाटा इंटेग्रिटी, माहौल बिल्कुल सीरियस हो गया, तो ये वाली बात है। सर जी स्टोरी कुछ इस तरह से है, डाटा इंटेग्रिटी समझाने लगा हूं, और एक एग्जांपल है। असल में इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी का मतलब है जैसी चीज है वो वैसी रहे, उसमें किसी तौर पे भी कोई तब्दीली ना हो, उसमें किसी तौर पे भी कोई तब्दीली ना हो। जैसी चीज है वैसी रहे, उसमें किसी तौर पर भी कोई तब्दीली ना हो, ना उसके जाहिर में तब्दीली हो, ना उसके कनेक्शन में तब्दीली हो, ना उसकी नेचर में तब्दीली। एक एग्जांपल छोटी सी थी सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पे ये माँ बाप जो है वो बेटा है, बड़ा नेक ईमानदार बच्चा है और ईमानदार ताबेदार। लो सर इसके शादीशुदा है और ताबेदार भी है, ये इसकी इससे भी अच्छी बात है, ठीक हो गया। लो सर माँ बाप ने दुआएं की कि अल्लाह ताला इसका रोजगार बेहतर करे, किधर चला गया? सर जी ये चला गया है इटली में। सर घर वाले इसको खुदा हाफिज करने आए हैं कि ये इटली चला गया और इटली में जाकर जनाब खुश हो गया, मेहनत की है और पैसा भी कमाया और पैसा घर भी भेजा। ये वापस मिलने आए तो आप देख रहे हैं इसका हुलिया बदल चुका है। ये जो इसका हुलिया बदला है ना, इसका मतलब है इंटेग्रिटी अब नहीं है, अब इंटेग्रिटी में तब्दीली आ गई, फिजिकल इंटेग्रिटी तब्दील हो चुकी। सर ये पहले नमाजें पढ़ता था, माँ बाप ने कहा कि चलो नमाज पढ़ लो, तो वो कहते हैं नमाज की क्या जरूरत। जो इसके अकायद थे वो भी तब्दील हो चुके हैं। सर ये कोई नमाज नहीं पढ़ रहा और उल्टा माँ बाप के साथ भी बदतमीजी कर रहा है, तो अगला पॉइंट क्या है? जो लॉजिकल इंटेग्रिटी है वो तब्दील हो चुकी है। ले सर तीसरी बात, अब वो तो इटली से हो गया है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे तो निजाम बड़ा बोरिंग हो गया यार। बेसिकली जो रिलेशन था इसका अब वो भी वैसा नहीं रहा, तो रिलेशनल इंटेग्रिटी भी क्या हो गई है? कॉम्प्रोमाइज हो गई है। सर रिलेशनल इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। सर जी इसकी एक यूनिकनेस थी, क्या? इसकी यूनिकनेस ये थी कि ये कहता था मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। अब ये इटली गया, इसने इटली की रेजिडेंसी भी ले ली है, इटली की सिटीजनशिप भी ले ली है, तो इसकी वो यूनिकनेस भी खत्म हो गई। सर जी 4 तरह की इंटेग्रिटी होती है। सर जी 4 तरह की इंटेग्रिटी होती है। किस किस तरह की? फिजिकल इंटेग्रिटी, डाटा वैसे ही नहीं जैसा पहले था। सर बाज़ औक़ात आप हार्डवेयर फेलियर या आउटरेज की वजह से फिजिकल डिसरप्शन आ जाता है, आपका फिजिकल डिसरप्शन आ गया तो फिजिकल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज। जिस यूएसबी में डाटा था वो यूएसबी टूट गई, सर मसला क्या आया? फिजिकल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज। लॉजिकल इंटेग्रिटी क्या? जो डाटा जिस फॉर्मेट में था वो वैसा ही रहता, एक्यूरेसी वैसी ही रहती, सर लॉजिकल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब है कि उसकी जो यूनिकनेस है वो बरकरार है। सर जी प्राइमरी की बात नॉर्मलाइजेशन में आनी है, प्राइमरी की और फॉरेन की, वो मैंने आपसे कहा था मैं बात करता हूं, लेकिन वो उस टॉपिक को मैंने आपको कहा मैं वीडियो की फॉर्म में शेयर कर दूंगा, तो उसमें ये वाली बात आ रही है। हाँ बस एक छोटी सी बात बता दूं, सर आप सब लोगों का CRN एक है और यूनिक है, यस और नो? कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कि मेरा CRN है ही नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं जो ये कहे कि मेरे 2 CRN, और कोई ऐसा भी नहीं है जो कि हम दोनों का एक ही CRN। हर बंदे का एक यूनिक CRN। यार मेरा पॉइंट समझ आया? यही सारी शिनाख्ती कार्ड नंबर के बारे में बात भी है, यही सारी पासपोर्ट नंबर के बारे में बात भी है। सर समझ आ रहा है? ये बुनियादी तौर पे क्या है?
ये आपकी एंटिटी इंटेग्रिटी होती है, जो यूनिकनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए। और सर एक होता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ए आपके डाटा का, ए का जो बी के साथ ताल्लुक है वो ताल्लुक वैसा ही रहे, जो कनेक्शन है बिटवीन द डाटा वो क्या रहे, वो सेम रहे। इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो भाई फिजिकल इंटेग्रिटी, लॉजिकल इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी थी। मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में बात कर दी। अच्छा जी, अब उसके बाद इससे अगला पॉइंट है डाटा स्टोरेज। सर जी डाटा स्टोरेज होती है 3 तरह की। कौन कौन सी? ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, हाइब्रिड स्टोरेज। ऑन प्रेमिसेस क्या है? सर डाटा आपके अपने पास सेव हो। क्लाउड स्टोरेज क्या है? डाटा जी ड्राइव पर सेव किया हुआ है, ये क्लाउड स्टोरेज है। ओवर द इंटरनेट सेव है। और एक हाइब्रिड होता है कि जो डाटा ज्यादा कीमती है वो अपने पास रख लिया, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो क्लाउड पे सेव कर लिया। तो भाई ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज और हाइब्रिड स्टोरेज। सर जी इसको समझाने के लिए मैं अक्सर कहता हूं, सर जी अगर आपने कैश अपने पास रखा हुआ है तो ये ऐसे है जैसे ऑन प्रेमिसेस है, और अगर आपने पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है तो ये ऐसे है जैसे क्लाउड है, आपका ही है, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं है आपका जितना आपका घर में होता है। ठीक हो गया। और तीसरा क्या है? हाइब्रिड, कुछ जरूरी कैश अपने पास रख लिया, बाकी बैंक में जमा करा दिया। सर जी ये वाली बात भी हो गई। सर जी अगली बात देखिएगा डाटा क्लासिफिकेशन की। सर जी मेरे पास यहां पर 4 कागज पड़े हुए हैं। पहले कागज पे क्या है? चैप्टर नंबर 2 के नोट्स है। सर ये दूसरे कागज पे क्या है? एसबीआई की पेरोल शीट। तीसरे कागज पे क्या है? आईडी और पासवर्ड है फेसबुक का और जीमेल का। और चौथे का कागज पे क्या लिखा हुआ है? मेरे बैंक अकाउंट के नंबर और पासवर्ड है। मुझे आप बताएं कौन सा डाटा पब्लिक है जो कि किसी भी बंदे के साथ शेयर हो सकता है? चैप्टर 2 के नोट्स। एसबीआई की पेरोल पब्लिक डाटा नहीं है सर, ये तो सिर्फ एचआर वाले के साथ शेयर होना चाहिए था। इसको कहते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंट। मेरा फेसबुक और जीमेल का पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है और ये बैंक अकाउंट की डिटेल तो, और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये डाटा को क्लासिफाई इसलिए किया जाता है कि जिस टाइप का डाटा हो उस पे उस तरह के रूल्स लागू किए जाएं। सर डाटा को क्लासिफाई करने का मकसद और मतलब ये होता है कि आप अपने डाटा को तरतीब में दे दें। यानी जो डाटा, अगर यहाँ पे चेकबुक पड़ी है तो चेकबुक को मैं किसी को नहीं पकड़ाऊंगा कि यार ये पकड़ लो कल मैं आपसे ले लूंगा, मैं अपनी जेब में रखूंगा। लेकिन यहाँ चैप्टर 2 के नोट्स हो तो मैं इनको पकड़ा दूंगा, भाई ये मैं कल आपसे ले लूंगा। यानी मुख्तलिफ डाटा की मुख्तलिफ एहतियात है। और यार बात चीज फ्रिज में रखनी होती है, बात बाहर रखनी होती है, बात धूप में रखनी होती है, फर्क होता है। तो भैया डाटा की जिस कैटेगरी का डाटा है उसको उसके मुताबिक वो वाली उसके लिए एहतियात करनी है। अगर आपकी चेकबुक है, आपका एटीएम कार्ड है, तो इसकी एहतियात है कि आप इसे ज्यादा एहतियात से लॉक के अंदर रखेंगे। और अगर चैप्टर 2 के नोट्स है तो खैर है, टेबल के ऊपर भी पड़े हुए खैर है। और अगर किसी सैलरी है या इंटरनल डॉक्यूमेंट है तो भले लॉक में ना हो लेकिन दराज में रखें, हर आता जाता बंदा ना देखे। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिस कैटेगरी का डाटा होता है उसके हवाले से वो वाली एहतियात जरूरी होती है। सर जी डाटा को क्लासिफाई कर लिया। अब अगला जो पॉइंट है ना वो बड़े मजे का है और वो है 3 लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। सर
सर जी फॉर एग्जाम्पल लेवल्स ऑफ डेटा गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, 3 लेवल होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल होता है टॉप लेवल, टैक्टिकल लेवल होता है दरमियान वाला लेवल, और ऑपरेशनल लेवल होता है नीचे वाला लेवल। अब मेरी बात सुनना सर आतिफ ने कहा जो बच्चा भी हमारे पास आएगा एसबीआई में क्लासेस के लिए, हमारे पास हर बच्चे का सीआरएन नंबर, नाम और फोन नंबर जरूर होना चाहिए। ये क्या है? ये टॉप लेवल है, बंदे ने इंस्ट्रक्शन दे दी। इसके बाद आया दरमियान वाला लेवल, टैक्टिकल लेवल। सर आतिफ की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने क्या किया, एक पेज डिजाइन किया, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का सीआरएन, वो वाला कागज आप लोगों को दिए। ये जिस बंदे ने ये कागज डिजाइन किया है वो बाहर बैठा हुआ है, उस एडमिन मैनेजर। ये टैक्टिकल लेवल का बंदा है। टैक्टिकल लेवल के बंदे ने क्या किया है, जो हाई लेवल का बंदा चाह रहा था उसके मुताबिक बेस बना दी। और ऑपरेशनल लेवल का बंदा, मिसाल के तौर पे हमारे टीए हैं, जिन्होंने क्या किया, वो कागज आपको दे दिया और आपने उसको नेम और सीआरएन मेंशन कर दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये 3 लेवल्स हैं, ये 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक, दूसरा टैक्टिकल, तीसरा सर जी एक एग्जांपल दूसरी ले लो। सर जी एग्जांपल दूसरी ले लो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो नक्शा देती है कि भाईजान हमें ये वाला घर चाहिए, 1 कनाल का घर बनाना है, इतने कमरे हो, ऊपर नीचे इतनी इतनी चीजें। ये स्ट्रेटेजिक लेवल है। इसके बाद एक ठेकेदार आ जाता है जो उसकी बात को समझता है और उसके मुताबिक काम करवाता है मजदूरों से। ये जो दरमियान वाला बंदा है, ये कौन सा होता है? टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल वाला दूसरा। सर जी ये जो हाई लेवल का बंदा होता है, इसके पास पैसा ज्यादा है, बड़ा बंदा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, मसरूफियत ज्यादा है, ये सिर्फ बड़ी डायरेक्शन देता है। और जो टैक्टिकल लेवल वाला बंदा है, ये हाई लेवल बंदे की बात समझ के लो लेवल के बंदों से उसको इंप्लीमेंट करवा देता है। इसको मिडिल मैनेजर कहते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और नीचे कौन आ जाता है? ऑपरेशनल लेवल के बंदे जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यार क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? सर जी गौर करना कैसे। ये स्ट्रेटेजिक लेवल है जिसने नक्शा दिया है, ये टैक्टिकल लेवल है जिसने इसके मुताबिक, नक्शे के मुताबिक इमारत बनवाई है, और ये ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सर एक स्ट्रेटेजिक लेवल है, एक टैक्टिकल लेवल है और एक ऑपरेशनल लेवल है। सर जी ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली। ये लेवल्स ऑफ डेटा गवर्नेंस की बात थी, आपके साथ हो गई। सर जी डेटा गवर्नेंस के लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने कहा था डेटा गवर्नेंस के लाइफ साइकिल में, बिस्मिल्लाह, ये लगता है इसका सेल वीक हो गया, जल्दी से चेंज कर लें। डेटा गवर्नेंस के लाइफ साइकिल में 5 चीजें हैं। डेटा क्रिएट होता है, डेटा स्टोर होता है, डेटा यूज होता है, डेटा आर्काइव बनती है और डेटा डिस्पोज होता है। आपने ये सारी बातें भी पढ़ी हैं। अभी मैंने जब डेटा गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई डेटा कैमरा डेटा को क्रिएट कर रहा है, उसके बाद डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर डेटा यूजर डेटा को स्टोर या प्रोसेस होता है, यूजेज होता है, फिर डेटा की आर्काइव बनाई जाती है। सर जी मेरा आपसे सवाल है, अगर मैंने उसको कंप्रेस करके अपने पास ही रखना है तो मैं उसे डिलीट कर दूं। आर्काइव क्यों बना रहा हूं? और आर्काइव क्या होती है? आर्काइव इसलिए बनती है कि लॉ ने रिक्वायर किया है, मिसाल के तौर पे आपने डाटा अपने पास 6 साल के लिए रखना है, हमें डाटा की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉ की कंप्लायंस के लिए हमें वो डाटा अपने पास
रखना होता है कंप्रेस करके। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या होता है? ये आर्काइविंग होती है। डेटा को क्या करना? आर्काइव करना। आपको दूसरे अल्फाज में कहूं, महंगी जगह से सस्ती जगह पे शिफ्ट कर देना। आपने कभी नोट किया कि घर में जब आप बोरी लेके आते हैं चावल की या गंदम की, तो वो पूरी बोरी किचन में नहीं होती जाती। छोटा सा एक थैला या जो 10 किलो होता है वो एक मर्तबान में डाल देते हैं, बाकी 90 किलो ऊपर छत पे चला जाते हैं। ऐसा ही होता है सर यार, क्राइविंग ही तो होती है। जरूरी डाटा रख दिया, बाकी सारा संभाल दिया। फेंका क्यों नहीं यार? काम है, बाद में काम आ सकता है, इसलिए नहीं फेंका, नहीं तो पहले ही फेंक देते। और सर समझ आ रहा है? ये आर्काइविंग होती है, महंगी जगह से डाटा सस्ती जगह पर शिफ्ट कर देना, ये आर्काइविंग होती है। डिलीशन और डिस्पोजल, जब नो मोर रिक्वायर्ड हो तो क्या कर दिया जाए? डिलीट कर दिया जाए। सर जी ये डाटा लाइफ साइकिल की सारी बात थी, ये बता दी। मेटा डाटा आपको मैंने करा दिया है। कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में पाकिस्तान से रिलेटेड लॉज बता दिए हैं। इंटरनेशनल लॉज में GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम है। फिर उसके बाद पीका एक्ट है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको बता चुका हूँ। डाटा सिक्योरिटी बता दिया, डाटा क्वालिटी पढ़ा दिया। एक बार जरा देखिए चैप्टर 2 में लास्ट में रह गई चीजें, वो 2-3 चीजें वो इंपॉर्टेंट है, वो 2-3 चीजें वो इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सबसे पहले आया AI और ML। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये बेसिकली डाटा गवर्नेंस में AI के टूल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं और डाटा को गवर्न करने में। इसने 3 टूल्स की बाकायदा बात भी की है। आपकी किताब में इसने सिर्फ टूल के नाम लिखे हैं, बताया नहीं है ये क्या है। मैंने सर आपको इसके साथ थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। कोलिब्रा एक टूल है, ये बुनियादी तौर पे क्या करता है? ये डाटा गवर्नेंस का टूल है जो बताता है कि डाटा गवर्नेंस के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन किसके क्या क्या होंगे, डिफाइन करता है किसका क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। इन्फॉर्मेटिका क्या है? is the data integration and management platforms that focus on collecting data from different sources, cleaning it and transforming it into a usable format. Data integration and management platforms जो फोकस करती है डाटा जो कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से, क्लीन किया जाता है और ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्मेटिका डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को इकट्ठा करना, उसको क्लीन करना और उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में लेके आना, ये वाला काम कौन कर रहा होता है? कौन सा टूल है? सर इन्फॉर्मेटिका। कोलिब्रा क्या कर रहा है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर रहा है। और एलेशन क्या करता है? सर ये भी टूल है जो एम्प्लॉय को सर्च, अंडरस्टैंड और यूज करने में हेल्प करता है डाटा को। एम्प्लॉय एलेशन इज अ डाटा कैटलॉग एंड डिस्कवरी टूल जो हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज को कि वो डाटा को सर्च करें, अंडरस्टैंड करें और यूज कर लें जो डाटा रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन है। तो बुनियादी तौर पे ये AI टूल्स हैं सर, तीनों मैंने आपको बता दी। ब्लॉकचेन चैप्टर नंबर 12 में आ रहा है, एक डिसेंट्रलाइज पूरा चैप्टर है, डिसेंट्रलाइज टेम्पर प्रूफ लेजर है और इसकी बात चैप्टर 12 में होगी। डाटा गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म तीनों मैंने आपको बता दिए। सर जी 2 चीजें रह गई हैं, मुझे लगता है हमेशा कि ये टेस्टेबल है, एग्जामिनर इसको डिफाइन करवा सकता है कि जनाब होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन क्या होती है। चूंकि एनक्रिप्शन की बजाय उसे ये पूछना चाहिए होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन,
ऐसी एनक्रिप्शन जिसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म हो सकती है, इसको कहते हैं होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन। ऐसी एनक्रिप्शन जिसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म हो सकती है उसको होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन कहते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब सर, ए के कितने मार्क्स हैं? डाटा एनक्रिप्टेड है। बी के कितने मार्क्स हैं? डाटा एनक्रिप्टेड है। सी के कितने मार्क्स हैं? डाटा एनक्रिप्टेड है। डी के कितने मार्क्स हैं? डाटा एनक्रिप्टेड है। मैंने आपको दिया, मैंने बताया, मैंने आपको कहा इस बच्चों के एवरेज मार्क्स बताओ। अब आप देख नहीं सकते ए बी सी डी के कितने मार्क्स हैं, लेकिन जितने भी मार्क्स हैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करके आप एक आंसर निकाल लेते हो। इसको कहते हैं होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन। यानी इंडिविजुअल लेवल पे आपको नहीं पता चला किसके कितने मार्क्स हैं, लेकिन आपने एवरेज निकाल लिया। इसको कहते हैं होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन। मैं इसकी अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारी तरफ साथ वालों ने एक बॉक्स भेजा है ब्लैक कलर का, उसके अंदर कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है। मैं जब लेके आ रहा था तो मेरे भाई ने कहा इसको खोलना नहीं है, बस तुम माइक्रो 2 मिनट करके फिर लेके आओ। अब मैंने उसको एनक्रिप्ट नहीं किया कि अंदर क्या है, उसको बंद ही रहने दिया और उसको प्रोसेस कर दिया। एनक्रिप्टेड डाटा को प्रोसेस कर देना, इसको क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन कहते हैं। सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब ये होता क्या है, आप बेसिकली ये भी नहीं चाहते कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो और ये भी चाहते हो कि इस पर प्रोसेसिंग हो जाए, तो वो दोनों चीजें इस तरह मुमकिन होती हैं। इसको कहते हैं एनक्रिप्शन दैट अलाउज कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म डायरेक्टली ऑन एनक्रिप्टेड डाटा। डीक्रिप्ट किए बगैर ही उस पर प्रोसीजर परफॉर्म कर दे। और सर एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसको कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग। फेडरेटेड लर्निंग क्या होती है? एक एग्जांपल लीजिए सर, ये लाहौर में कुछ लोग तेजी से बीमार हो रहे थे। हमने देखा कि यार ये तो इनको डेंगू हो रहा है, और लाहौर में जिन लोगों को डेंगू हो रहा है उनको बुखार की शिकायत है। कोयटा में जिन लोगों को डेंगू हो रहा था उनको सांस की शिकायत थी। इस्लामाबाद में जिन लोगों को डेंगू हो रहा था उनके मैदे का इशू आ रहा था। पेशावर में जिन लोगों को डेंगू हो रहा था उनकी भूख की हिस्स खत्म हो रही थी। ये सेंट्रल सिस्टम है, और जो भी सर्च हो रही है और जो भी क्या डायग्नोसिस हो रहा है वो सारा का सारा इस सेंट्रल सिस्टम पर जा रहा है। अब जब ये सारी इंफॉर्मेशन कराची पे जा रही है, कराची में जब कोई मरीज आता है तो फिर उसको डेंगू के लिए चेक करने के लिए ये चारों चीजें देखी जाती हैं। क्या इसे बुखार तो नहीं है, क्या इसको सांस का इशू तो नहीं है, क्या इसको स्टमक का इशू तो नहीं है, क्या इसकी सूंघने की हिस्स तो नहीं खत्म हुई हुई। यानी फेडरेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहां पर हमें मरीज का नाम नहीं पता चल रहा क्या है, ये पता चल रहा है कि एक मरीज है जिसको डेंगू की तशखीस हुई है, उसका पेट खराब है। एक मरीज है जिसको बुखार हुआ है और उसको डेंगू। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो डाटा, हमारे उस डाटा की बेस पर हमारा डाटा बेस बेहतर होता है, और हम बेसिकली जब हमने पेशेंट को चेक कर रहे हैं उसके बाद तो ये सारे फैक्टर्स देख रहे हैं। एक बार एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। क्लास में ही ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप खाना खिलाएं। मैंने कहा डन। मैंने कहा कल आप कढ़ाई बना के लाएंगे घर से। वो भाई मेरे तो देखने लगे। मैंने कहा यार अब बात पूरी सुन लेना ध्यान से। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अगले दिन ये वाले भाई कढ़ाई बना के लाएंगे घर से, और उसके बाद मैंने कहा अगले दिन ये वाले भाई कढ़ाई बना के लाएंगे घर से। ये वाले भाई जब कढ़ाई बना के लाए तो इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया कि वो कढ़ाई देसी घी में बनाई। ये वाले भाई जब कढ़ाई बना के लाए तो इन्होंने ये काम अच्छा किया कि वो कढ़ाई बोनलेस बनाई।
ये वाले भाई जब कढ़ाई बना के लाए तो इन्होंने ये काम अच्छा किया कि इन्होंने सुर्ख मिर्च नहीं डाली, सिर्फ काली मिर्च डाल दी। समझ गए? अब चौथे दिन मैंने जब कढ़ाई बनानी थी तो मैंने क्या किया, मैंने इनकी, मेरे पास अपनी रेसिपी भी थी, मैंने इनकी अच्छी बात भी अपने रेसिपी में ऐड की, इनकी अच्छी बात भी अपनी रेसिपी में ऐड की, इनकी अच्छी बात भी अपनी रेसिपी में ऐड की, और एक एनरिच्ड रेसिपी से कढ़ाई तैयार की। ये फेडरेटेड लर्निंग होती है। सर समझ आ गया? इस तरह से चीज को करना। सर ये सर जी सारी डिस्कशन थी हमारी चैप्टर नंबर 2 में। एक बार देख लें कुछ चीज रह तो नहीं गई। चैप्टर 2 में रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। चैप्टर 2 का जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, आपने मेटा डाटा जैसे ही पढ़ा 1.2 में, उसी के साथ ही आपने यूनिट नंबर 7 भी करना। आपने जब डाटा स्टूवर्डशिप पढ़ा ना, डाटा ऑनर और डाटा स्टूवर्ड यूनिट नंबर 1.2 में, उसी के साथ ही यूनिट नंबर 4 भी करना। यार में यूनिट नंबर 6 है, हाँ, और यूनिट नंबर 5 डाटा सिक्योरिटी 1.2 में पढ़ा तो यूनिट नंबर 5 भी करना है। 1.2 में आपने लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस पढ़ी तो साथ यूनिट नंबर 8 भी करना है। तो जब आप साथ साथ इसको करेंगे ना तो आगे से चीज कवर होती रहेगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? टारगेट यही था कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने में हेल्प हो जाए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।